नमस्कार दोस्तों, हम जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की किस प्रकार से तरक्की हो उस विषय के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाने का प्रयास करते रहे हैं। आज हमारे साथ पुनः द्वितीय श्री इसके लिए श्री रवि शर्मा जी हैं। आज इनके साथ हम जो इंडस्ट्रियल हेम्प है उसकी जो इतिहास से लेकर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, उत्तराखंड के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब विषयों के ऊपर इनके साथ वार्ता करेंगे। तो मैं रवि जी के साथ एनडीपीएस एक्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन करूं, उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये बैन कैसे हुआ था। ये 1961 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। उस वक्त अमेरिका के अंदर एक हिप्पी कल्चर आया था, तो उन्होंने LSD, ओपियम, इन सब के साथ साथ मारिजुआना को भी बैन कर दिया था, जो इंडस्ट्रियल हेम्प का मदर प्लांट है बेसिकली। तो उस वक्त ये बैन हुआ था 1961 के आसपास यूनाइटेड नेशंस में, और भारत को 25 साल की लगभग छूट दी गई थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल हेम्प है ये हमारे कल्चर के अंदर, हेम्प जो है हमारे कल्चर के अंदर इस कदर रची बसी हुई है कि एक ही झटके में भारत इसे बैन नहीं कर सकता था। तो भारत को इसे बैन करने के लिए 25 साल का वक्त दिया गया। तो 1985 में NDPS एक्ट बना था, जिसकी वजह से आज इस भांग की खेती को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो रवि जी, आप NDPS एक्ट के बारे में हमको बताइए दर्शकों को। धन्यवाद आपका पुनः मेरे को इस संवाद में लाने के लिए। देखिए, NDPS एक्ट, मेरे पास इसका बेयर एक्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ। कि ये बेयर एक्ट है, NDPS एक्ट, यही इसका मूल स्वरूप है। आप देख सकते हैं, यही इसका मूल स्वरूप है। जी बिल्कुल। इस मूल स्वरूप के अंतर्गत ही हमें, चाहे वो औद्योगिक भांग हो या प्रॉपर भांग जिसकी बात कर रहे हैं, उसको निर्धारित किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। इसमें सेक्शन 14 के अंदर औद्योगिक भांग को रेगुलेट करने की पावर्स दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेक्शन 10 में हम मेडिकल, जो इससे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मेडिसिन में यूज होता है उसको रेगुलेट करने के लिए सेक्शन 10 के अंदर पूरा प्रावधान दिया गया। अच्छा, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, हम इसको अब दो भागों में कैटेगराइज करके डिस्कशन आपको आगे बढ़ाएंगे। पहला तो जो सेक्शन 10 के अंदर दिया रखा है, जिस भांग के अंदर नशा नहीं है, 0.3% THC से कम है, जिसका, क्या मैं ऐसे समझने की कोशिश करूँ? नहीं, अब मैं वो विगत को पॉइंट को भी देना चाहता। नशा मुक्त यदि हम कहते हैं तो मैं उसको एक एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक कोल्ड ड्रिंक है, एक बियर है और एक आपकी हार्ड लिकर है। अब इन तीनों में नशा, तीनों में है। जो हार्ड लिकर है वो आपको हाई बनाती है, 42.8%, 42.8%, 42 से अबव जितना भी है वो हार्ड लिकर में चला जाएगा। ठीक है। बियर 8%, 7% में आता है। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में पॉइंट कुछ % है, अल्कोहल है आपका इसमें भी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जैसे दवाइयों में भी, जैसे दवाई, होम्योपैथिक दवाइयों में भी अल्कोहल यूज करते हैं ना। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल हेम्प और उसका जो विशिष्ट किया गया है 0.3% THC, ठीक है। पहली चीज तो एक और मैं ये बताना चाहूंगा कि 0.3% THC जो नैर्कोटिक्स अथॉरिटी या कमिश्नर ग्वालियर है, उन्होंने NDPS एक्ट में कहीं पर भी इसकी परसेंटेज क्वालिफाई नहीं करी है। किस चीज की? THC कितना मात्रा होनी चाहिए इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए? आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 14, सेक्शन 14। यहाँ पर हमारे प्रदेश में इसको 0.3% लिया गया। हमने इसकी एडवोकेसी आपने भी की थी, हमने भी की थी, तो हमको ये बताया गया था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको 0.3% रखा गया है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो, हमने उसी प्रावधान को यहाँ पर लेके चले। ठीक। तो रवि जी, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, अगर 2015 की बात करें लीगल करने के बाद, बाहर के जो देश हैं, अमेरिका, कनाडा, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इस फील्ड में बहुत आगे निकल गए हैं। और जो चाइना है, जो हमारा इंडिया का मेन कंपटीटर आज की तारीख में, वर्ल्ड का लगभग 50% से अबव आ गया। हाँ, 50% के आसपास फाइबर लग रहा है। और अभी तक हम 5 सालों में इतना समय व्यतीत करने के बाद इस पर कोई रिसर्च नहीं की है कि भारत के अंदर कौन कौन सी जेनेटिक्स हैं, भारत के अंदर किसमें नशा हो रहा है, तो ये किस प्रकार के पौधे होते हैं,
कौन कौन सी वेराइटीज होती है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखिए वही हमने अपना सपोर्ट मैकेनिज्म किसी भी यूनिट को इंडस्ट्री बनाने में नहीं लगाया सरकार ने केवल इसे लीगल कर दिया और कुछ नहीं किया। लीगल कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो बैकिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। ठीक। यदि आप जो कह रहे हैं कि चाइना में 11 नई वेराइटीज हैं, मैंने कनाडा में पढ़ा था, कनाडा में भी 17 वेराइटीज नहीं हैं। ठीक। और वो वेराइटीज ये देखते हैं कि आपको फाइबर कितना चाहिए, तो उसके लिए दूसरी वेराइटी जेनेटिक्स उन्होंने तैयार कर रखा है, उससे फाइबर निकलता है। किसी में से आपको मेडिसिनल कैनबिस पे करना है तो वो दूसरी वेराइटी है। ऐसे ही चाइना ने भी किया है। हमारे यहाँ इसके ऊपर रिसर्च हुई होगी तो CSIR ने कोई की होगी, लेकिन बहुत सूक्ष्म लेवल पे, जिसको आगे तक अभी नहीं बढ़ा पाए। और सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है कि जेनेटिक्स इंडिया से ही गया है, वे बैक। यानी कि हम ऐसा क्यों है, हमने हर जिस चीज के अंदर हमारा जो कहते उसे हिस्टोरिकल या सांस्कृतिक जो बढ़त थी, वो हमने हर चीज में कोई, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लैंड के ही क्षेत्र में हो, हम पश्चिमी देशों से हर चीज में पीछे रह जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो उत्तराखंड की सरकार ने जो ये 5 साल थे, इनमें ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए थी जिससे कि किसानों को फायदा पहुंचता और जिससे कि इंडस्ट्री यहाँ पे नई लग पाती? क्योंकि लगभग मैंने सुना है जैसा कि 25,000 के आसपास इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं, 25,000 ना भी बन तो 2,500 ही बनते हो। तो सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए थे जिससे कि किसानों को, इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचता और स्टेट की भी पर बढ़ती? देखिए 2 चीज थी। जब सरकार इस पॉलिसी को लाई, पॉलिसी लाने के बाद सरकार को ये लगा कि जो आदमियों को हम लाइसेंस दे रहे हैं वो आदमी आगे, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम होना था कि पहले सीड बैंक डेवलप हो जाता। जब वो सीड बैंक डेवलप हो जाता है तो जो आपका फूड कॉर्पोरेशन सिस्टम है उसके हिसाब से वितरित हम इसके बीज को किया जा सकता था, और उसको हम एक उसमें कर सकते थे कि जहां पर खेती नहीं हो पा रही है उस जगह पे इसको यूज करके और वहां से प्रोडक्ट निकलता। और वो जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर पॉलिसी में कहीं पर भी कोई भी प्रावधान नहीं है कि हम अपने उत्तराखंडियों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। कॉर्पोरेट आएगा, वो स्क्रैच से शुरू करेगा और फिनिश प्रोडक्ट तक जाएगा। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंडी लोकल्स हैं उनकी जमीन को चाहे वो लीज पे लेगा या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, तो जो एक सूक्ष्म रूप से रेवेन्यू जनरेट होगा वो उनको किसान को मिल जाएगा। जबकि बल्कि हमारे सरकार को ये करना चाहिए था कि जो इसका कल्टीवेशन है या कृषि है उसका 70% हमारे उत्तराखंड के पास ही रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। 30% कॉर्पोरेट को आप दे दीजिए और कॉर्पोरेट को ये कहिए कि आप यहाँ पर वैल्यू एडेड प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश करें। जो किया गया था मतलब इन्वेस्टमेंट समिट में इसको भी लाया गया था और उसमें ये कहा गया था कि हम आपको ये छूट मिलेगी, सब्सिडीज मिलेगी यदि आप इस विषय में काम करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तराखंड सरकार ने जब पॉलिसी बनाई थी उसके बाद जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया उन लोगों ने बोला था कि हम यहाँ पे ये डेवलपमेंट करेंगे, जी। इस प्रकार के कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन होंगे, हम उस पर आएंगे और डिटेल में इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए था जो करने से चूक गई? सर 2 साल में तो सरकार को एडवोकेट करने के बाद, आपको भी पता और मेरे को भी पता, एडवोकेट करने के बाद एक नोडल डिपार्टमेंट इसका चिन्हित किया गया जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। 2 साल तक केवल एनफोर्समेंट एजेंसी सारा कुछ देख रही थी, वो था एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है, यदि इसको आपको एक उद्योग के रूप में लाना है तो एक नोडल डिपार्टमेंट चाहिए। एनफोर्समेंट एजेंसी केवल एनफोर्समेंट देखेगी, एनडीपीएस एक्ट का एनफोर्समेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नोडल डिपार्टमेंट इसको वृहद रूप में आगे अपनी पूरी योजना तैयार करेगा कि इसको किस तरीके से एग्रीकल्चर या जो उनके विंग्स हैं वहां पर, और उसके बाद आगे लोगों को किस तरीके से इसका वितरण हो और इसका जो प्रोडक्ट निकले उसको संस्करण करने के बाद अपने वेयर हाउसेस में रखने के बाद कॉर्पोरेट को दिया जाए। लंबी प्रोसेस है जो सरकार नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि मेरी जब विगत में आपसे बात हुई थी तो मैं दोबारा से इसकी पॉलिसी पे गया। पॉलिसी में भी 2 बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी प्रावधान थे, मैं आपको बता सकता हूँ।
कि ये जो पॉलिसी निकली थी यह है 5 सितंबर 2016 की। हम 2015 बोल रहे, 15 से ये काम शुरू हुआ था। पहली जो पॉलिसी निकली है 2016 की निकली। ठीक है, ओके। इसके प्रस्तर 5 में यदि आप जाएंगे तो प्रस्तर 5 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अनुयागी होगा, जिसको लाइसेंस मिलेगा, उसको सीड का सर्टिफिकेशन वहां एनफोर्समेंट एजेंसी मींस एक्साइज डिपार्टमेंट या जिला अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करना होगा कि ये बीज 0.3% का है। ठीक है। वो उसका विवेचना करने के बाद उसको अनुमति मिलेगी कि वो उसकी बुआई कर सके। ठीक है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं इसके आगे जाना चाहता हूं। इसी में जो आपका प्रस्तर 6 है, 6 में आप ये कहते हैं कि ये होने के बाद जब उसको ये परमिशन दे दी गई और वो बुआई कर रहा है, बुआई करने के बाद हार्वेस्टिंग होगी, हार्वेस्टिंग से पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हमें हार्वेस्ट करना है, मेरी फसल तैयार है। तो जो एक्साइज या एनफोर्समेंट एजेंसी है वो वहां आएगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, सैंपल को जो एजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा नामित है उससे उसकी टीएससी की मात्रा टेस्ट होगी, उसकी जो फ्रूट है उससे और लीफ से। और यदि वो 0.3% की टीएससी उसमें निकलता है या उससे कम निकलता है, तभी अनुयागी को ये परमिशन मिलेगी कि वो उसकी हार्वेस्टिंग कर ले, अन्यथा उस फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है। यदि बीज का आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो जो बीज है उसी का तो निकलेगा। यदि बीज 0.3% है तो उसी का तो आगे बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना। मैं मानता हूं कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन जो हाईली क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो तीसरी फसल में जाके आपके पास आए। तो मैं इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में करने की कोशिश करूं तो जो जहां तक मैं समझता हूं, जो बीज होते हैं उसके अंदर तो वैसे ही टीएससी होती ही नहीं है जी। तो ये जो प्रावधान रखा गया है इसकी वजह से कई सारे किसान इस क्षेत्र में एंटर नहीं कर पा रहे। यस, जो आपने विगत हमारे संवाद में कहा था कि 25 से 26 लाइसेंस होल्डर है जो काम नहीं कर पा रहे, जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है। ठीक है। अब मुझे एक चीज और नहीं समझ में आई, मेरे लिए ये प्रश्न चिन्ह है। 25 आदमियों को यदि आपने अनुज्ञा दे दी है, अनुज्ञा तब मिलती है जब उनके पास सीड हो और आपके पास सर्टिफिकेट दे दे, जो आपके प्रस्ताव 5 में कहा जा रहा है। ठीक है सर। तो जो अनुज्ञा दी है इसका मतलब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा, तभी अनुज्ञा उनको मिली है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार तंत्र इसके बिना चलेगा, पॉलिसी के बिना चलेगा। अब जो उन्होंने अनुज्ञा दी होगी, मैं ये नहीं कहता, मैं बहुत स्पष्ट, वो कम बीज होंगे और उनकी अनुज्ञा उनको ज्यादा क्षेत्र में मिल गई होगी तो कम पे लगाएंगे। अब वो जो कम पे लगाएंगे वो निकालेंगे कहाँ? बाय प्रोडक्ट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई वर्कआउट कोई वर्कआउट आज तक नहीं हुआ है जिसके ऊपर वर्कआउट होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो इसको अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, उत्तराखंड के अंदर, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड के अंदर सिंचित कृषि भूमि 7 से 8 या 10% के बीच में, 11% के करीब है, मैक्सिमम 11%। ठीक है। बाकी 71% बनों में है, कुछ बर्फ से ढकी हुई है, कुछ बंजर पड़ी हुई है। यानी ये जो 11% जमीन बची है, इस पे लगभग सरकार को एक ब्लॉक के अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि सारा का सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे होगा, और वहाँ पे वेयर हाउसिंग होगी, सारा रॉ मटेरियल एक जगह मिलेगा, तभी जो अपना इंडस्ट्रिस्ट है वो सिर्फ पल्प बना पाएगा, पेपर बना पाएगा, फाइबर बना पाएगा, जूते बना पाएगा, बीज का तेल बना पाएगा, जो भी कर पाएगा। तो सरकार को एक ऐसा पूरा सिस्टमेटिक डेवलप करना चाहिए था जिसमें फसल की बुआई से लेकर एंड प्रोडक्ट तक का उसको कुछ नहीं बनाया। सरकार ने सारा का सारा ये छोड़ दिया कॉर्पोरेट के ऊपर। नहीं, कॉर्पोरेट में छोड़ा, उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया ही नहीं। देखिए, आप आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के विंग्स हैं हर आपके जनपद में। बिल्कुल। और जनपद से आगे ऑफशूट्स भी हैं, उनकी विंग्स हैं। ठीक है। उस विंग्स में आपके पास छोटे और बड़े वेयर हाउसेस भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे, और कुछ जगह पे मैंने देखे हुए हैं। क्या उनको इसमें समाविष्ट करना चाहिए? यही एक पॉलिसी है जिसको पॉलिसी के अंदर लाना पड़ेगा सरकार को, कि वो जो वेयर हाउसेस हैं, जो किसान काश्तकार काम करेगा, जब उसका प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका शोषण कॉर्पोरेट सेक्टर से ना हो। बिल्कुल। वो आप वहां पर रखवा दें, पूरा का पूरा उसका पैमाना होगा। पैमाने के बाद वो अलग बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर काश्तकार से बात करके किस रेट पे तैयार कर रहा है,
जिस रेट पे दोनों म्यूचुअली एग्रीड है कॉन्ट्रैक्ट में, उस रेट पे ले जा ले। लेकिन वो कहाँ रखे, यदि उसको 1 महीने भी रखना है तो कहाँ रखे। देखिए ओझा जी, ये वॉल्यूमिनस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, डंठल में से ही आपका फाइबर निकलेगा, और डंठल करीब करीब 6 टन 1 एकड़ में से निकलेगी, जिसमें से आपका फाइबर जो निकलेगा वो 1.5 से 2 टन निकलेगा। 6 टन को एक छोटा काश्तकार जिसने जोड़ जाड़ के 1 एकड़ अपनी जमीन कर रखी होगी, वैसे तो पहाड़ों में बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं, उनको भी यदि एक गांव के सारे इकट्ठे भी करेंगे तब भी ये वॉल्यूमिनस हो जाएगा। उसको रखने का प्रावधान अभी तक इस पॉलिसी, जो ये वाली पॉलिसी है, इसमें तो कहीं पर नहीं है, नीति नहीं है, जो जिसका समावेश एक वृहद पॉलिसी में होना जरूरी है। तब आप एक उस रूप में इसको देख पाएंगे जिस रूप में सरकार की ये मंशा थी, प्रथम सरकार होने के बाद भी ये मंशा पूर्ण जो नहीं हो पाई, जो आप कह रहे हैं कि 2 साल या 3 साल या 5 साल में रेवेन्यू सरकार के पास भी नहीं आया है और वैसे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया। उसके पीछे ये बहुत सारे वृहद कारण हैं। बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए गए, लाइसेंस तो दे दिया गया, बट बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ कार्य करना चाहिए तो नहीं करता। इसी परिप्रेक्ष्य में सवाल को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, कुछ अन्य राज्य भी इंडस्ट्रियल हेम्प के क्षेत्र में आगे कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? इंडस्ट्रियल हेम्प पे जहां तक मेरे पास अभी तक सूचना है, मध्य प्रदेश सेक्शन 10 के अंदर पॉलिसी लाया है और वो मेडिसिनल कैनबिस का लाइसेंस दे रहा है। ऐसे ही कुछ अंदाजा? मेरा ख्याल 7 या 8 लाइसेंस मध्य प्रदेश में अभी तक निर्मित हो चुके हैं, यानी 1.5 साल में। मध्य प्रदेश जो उगाता भी नहीं है, जहां उगता भी नहीं उगता है, हाँ। जो इलीगल ट्रेडिंग होती थी उसको रेगुलराइज करने का उन्होंने माध्यम निकाला। तो ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, इसके लिए सबसे उपयुक्त जमीन जो है गंगा के किनारे स्वतःस्फूर्ति होता है जी, स्वतःस्फूर्ति होता है। और जो जिससे दवाई बनाई जा रही है सेक्शन 10 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, वो सारा का सारा हेम्प यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सॉरी यूपी और उत्तराखंड से जाता है। नहीं, हिमाचल से भी जाता है। मलाना तो इसका हॉट स्पॉट है साहब। चलो ठीक है, ये तीन राज्यों से जाता है और फायदा ले रहा है मध्य प्रदेश। फायदा ले रहा मध्य प्रदेश। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको इसको एक वृहद रूप के कैनवास में यदि ये वो नहीं देखेंगे, केवल एक छोटी सी सूक्ष्म एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा इसको निर्मित किया जाना से कोई भी अच्छा या कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं सामने आ पाई। लेकिन मध्य प्रदेश भी से रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम हो गया आज की तारीख में। 1.5 साल में वो इस लेवल पे पहुंच गया कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं। यही हरियाणा ने भी कर दिया है। अच्छा, हरियाणा ने भी कर दिया। हरियाणा ने भी सेक्शन 10 में पूरी की पूरी पॉलिसी निकाली। यानी कि जो हेम्प से फाइबर बनता था, जो कि जिसके लिए इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए उत्तराखंड में पहला लाइसेंस दिया गया, वो तो उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके 2 फील्ड में काम हो सकते हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 14, दोनों पे काम करना पड़ेगा सरकार को। हाँ, तो ना तो इन्होंने सेक्शन 10 पे काम किया, ना सेक्शन 14 पे काम किया, और रेवेन्यू शून्य बटा सन्नाटा आज की तारीख में। बिल्कुल 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 सत्य है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। 2 साल हम इस फील्ड में धरातल पे काम कर चुके हैं। हमें लगा था कि ये उस लेवल पे आ जाएगा, सीड बैंक डेवलप होके उसका वितरण होगा, लेकिन जब हम उस लेवल पे पहुंचे तब ये समझ में आया कि इसका बीज तो अभी तक बीज उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध होगा उसकी ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएगा। यदि कॉर्पोरेट उसकी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा तो क्यों उगाएगा, वो क्यों सीड बैंक डेवलप करेगा? आप ये देखिए ना, कॉर्पोरेट सेक्टर रेवेन्यू जनरेट करेगा इसके हक से। पहले तो सीड इंपोर्ट का कोई मेरे ख्याल से पॉलिसी भी नहीं है। पॉलिसी नहीं है, एग्जिम पॉलिसी में आप ला सकते हैं 5 किलो तक। एग्जिम की जो पॉलिसी है उसमें 5 किलो तक आप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपना रोस्टर उस इंपोर्टर जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भेजना पड़ेगा। वो अपनी कंट्री में जो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको आपका रोस्टर दिखाएगा, वहां से अप्रूवल होने के बाद ही आपको मिल पाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है प्रोसेस है एस्टेब्लिश्ड। ये हम मान के चलें, प्रोसेस कितना भी लंबा हो, 4-5 साल में तो खत्म हो जाना चाहिए सर, वो हो जाए। पर मैं ये कहता हूँ कि इंपोर्ट की जरूरत क्या है। आप देखिए, इंपोर्ट करेंगे, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट यदि आपने भी पढ़ा है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। हम ये क्यों नहीं करते कि जो हमारी यहाँ पर
घरेलू स्पीसीज है, हम उसको क्यों नहीं प्रोत्साहन देते हैं भाई। हाँ, इसी पे मेरे को ये बहुत और सही हमारे पास बीज की उपलब्धता यहाँ पर रहेगी। और हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 400-500 वैरायटी की हेम्प तो होती ही होगी, उनके सबकी टेस्टिंग कराएं, 0.3 वाली में करके आएगी। मैं कहता हूँ 0.3% की आप उसको क्रॉस वो कल्टीवेशन करने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हो। वो काम है यूनिवर्सिटीज का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, कि वो करके निकाले। तो जैसे चाइना ने निकाल रखी है, पूसा ने चावल का निकाल दिया, ये चावल ये वाला है, ये चावल ये वाला है, ये चावल ये वाला है। अब उसके बाद कोई नहीं देख रहा ना, पूसा से चावल खरीदता है, सर्टिफाइड चावल होता है, निकालता है, आपको खाने को मिलता है। रवि जी, ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प और जो उसका मेडिसिनल हेम्प जो हो गई, इसका कम से कम और भी कुछ नहीं तो 100 बिलियन का कारोबार होगा आज की तारीख में। सर आप बहुत कम आंक रहे हैं, इसको 500 बिलियन का कारोबार है इस समय। एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड में इसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। सरकार को निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हम आपके पास पुनः इसी विषय को लेके और इसके बाद आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि हमारी सरकार प्रथम थी, हमारा पड़ोसी के माननीय मुख्यमंत्री ने सदन पटल पे इसको रख दिया है कि वो कैनाबिस को वहां पर अप्रूव कर रहे हैं, उसकी खेती को लीगलाइज करने जा रहे हैं, वो है हिमाचल प्रदेश। ये जो जानकारी जो आप दे रहे हैं अभी, इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो नीति नियंता हैं, जो उत्तराखंड के पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड के आय के स्रोत रोजगारों को बढ़ाएं, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और पॉलिसीज को बहुत डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप बना के कि हर टाइम बाउंड बैनर में पॉलिसी को बाहर लाना पड़ेगा, तभी आप किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, इन्वेस्टमेंट सबमिट में कुछ आगे आपका इको टूरिज्म पे, कुछ आगे किसी और पे। यदि आप इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इसमें इतना ज्यादा है कि आप इसकी एलाइड यदि आप देखेंगे, इतना एलाइड सर्विसेज इसमें जुड़ जाती हैं कि इसमें रोजगार कितना बढ़ेगा। प्लाईवुड बन रहा है, प्लाईवुड बन रहा है, दवाइयां बन रही हैं, जूते कपड़े सब कुछ बन रहा है। ये तो वो है जो जहां पर इसका उत्पादन होगा वहां से उस जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पूरी की पूरी एक सेक्टर तैयार हो जाएगा आपका। दूसरा, जो इसका रेशा निकालना है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप कर दीजिए ना एसएचजी के अंदर। बहुत सरकार को इन सब चीजों के ऊपर एक बार टाइम बाउंड बैनर में काम करके एक वृहद पॉलिसी को लाना पड़ेगा और उस पर टाइम बाउंड मैनर में ही काम, एक्शन प्लान लाना पड़ेगा, केवल प्लान नहीं। मेरा वही कहना है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट में हम काम करते थे तो हमको यही सिखाया गया, एक्शन प्लान। और एक्शन जो हो, जिसमें एक्शन शब्द आ जाएगा वो टाइम बाउंड होगा और फिर उसका मॉनिटरिंग जरूरी है कि ये एक्शन का टाइम ये था, इस फ्रेम में ये क्यों नहीं हो पाया। यदि उसमें कोई लेजिटिमेट रीजंस है उसको सॉल्व करिए, नहीं है तो जो उस पर उत्तराधिकारी है या जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी फिक्सअप होनी चाहिए। तब जाके इस विषय को आप एक इंडस्ट्री रूप में देख सकेंगे। मैं वही अचंभे में, मैं भी उत्तराखंड से, आप भी उत्तराखंड से, मैं उसी अचंभे में हूँ कि हमारा प्रदेश प्रथम प्रदेश था जिसने इसको लीगलाइज किया। 5 साल में हम ढाक के 3 पाक उसी जगह पर खड़े हैं जो 5 साल पहले खड़े हुए थे। वीडियो को हम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम अभी किसने सर डिस्कस करेंगे आपके साथ खेती की किस प्रकार से बिल्कुल इसकी कौन कौन सी वैरायटी इंटरनेशनल मार्केट में भी उपलब्ध है। तीसरा कि प्रति एकड़ में किसान को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसको कितना उससे फायदा पहुंच सकता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर, और उसकी जो नीति है छोटी मोटी नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है इसके अंदर, वो सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन। बिल्कुल, मैं उसकी तैयारी करके रखूंगा, निश्चित रहिए। उसके ऊपर जो हमने गेन किया है 2 साल में उसको मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि जो काश्तकार है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंटरमीडिएट्स हैं, उनको भी ये पता चले कि इसको किस तरीके से हम इसकी खेती कर सकते हैं और उससे खेती से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। रवि जी, एक आखिरी सवाल, एनडीपीएस एक्ट जो मेरे मन के अंदर है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। एनडीपीएस एक्ट अपनी जगह बहुत सुंदर है, यूपी के अंदर जो भांग के ठेके खुले हुए हैं वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर, इसके बारे में क्या आपके करें? जी देखिए, मैं यूपी की, मैं अपने प्रदेश की बात करूं, हमारे प्रदेश में भी 2 जनपद में
ये प्रावधान है कि रोड साइड पे या जो जंगली भांग है उसकी पत्ती का कलेक्शन किया जा सकता है, उसको स्टोरेज किया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग एक्साइज से होगी और उसके 2 लाइसेंस होते हैं, LD-15 कलेक्शन का, LD-16 उसके स्टोरेज का और आगे डिस्पोजल का। उसका जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल जो सर्टिफाइड प्रोडक्शन यूनिट होगी उसको ही कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड यूनिट है, जो उससे दवाइयाँ बनाएंगी या उससे जो भी मतलब बाई प्रोडक्ट जो भी बनेगा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या एलोपैथी हो, लेकिन वो बेच उसी को सकते हैं। हमारे यहाँ 2 जनपद है, हरिद्वार और नैनीताल। नहीं तो क्या NDPS एक्ट नहीं आते? नहीं, NDPS एक्ट के अंदर में सेक्शन 10 के अंदर में तो ऐसे दवाई के रूप में तो हम क्या कुछ हमने लाइसेंस दिए हैं उत्तराखंड के अंदर दवाई बनाने के लिए, आपके संज्ञान में हो तो? सर देखिए, दवाई बनाने के लिए पतंजलि को जरूर मिला हुआ है। अच्छा, वो दवाई में यूज भी कर रहा है। डाबर की जो यूनिट है वो भी यूज कर रही है, कुमाऊं में कहाँ पर है उनका एक यूनिट, वहाँ पर वो भी यूज कर रही है। और ये जो LD-15 और LD-16 की बात कर रहा हूँ, विगत 10 साल से रेगुलराइज्ड है हरिद्वार में भी और नैनीताल में भी। यानी कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिटी जो जंगल वाला माल ठेके पे कटाई का उनको लाइसेंस मिल जाता होगा, ओनली 1, 2, 3, 4 जिनको भी लाइसेंस मिला हुआ, इंडिविजुअल्स को फायदा हो रहा है जो जंगल के अंदर। सर इंडिविजुअल को फायदा वो भी उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। ठीक, वो तो ये इसको इस प्रावधान को आप इस तरीके से देखिए कि उसका मिसयूज ना करे, तो वो कलेक्शन कर लेते हैं और उसका प्रॉपर यूज मेडिसिन में चल जाता है कि वो कलेक्शन कर लेते हैं। तो मैं ये समझा अब तक आपसे कि सरकार को दोनों यानी कि जो सेक्शन 10 है और सेक्शन 14 है, दोनों के तहत एक्शन प्लान, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, पैरेलल एक्शन मोड में आना पड़ेगा यदि हम इसको एक उद्योग के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा अभी भी यही कहना है कि ये वो उद्योग है जिससे कि आप पिरामिड को रिवर्स कर सकते हैं, जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी बंजर जमीन पड़ी हुई है वो क्यों पड़ी हुई है, उसका मूलभूत कारण क्या है? मूलभूत कारण यही है कि जो उसकी उपज उसमें लगती है, जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है उस लैंड पे, उसका रिटर्न उसको नहीं मिल पाता। ऊपर से इसको बंदर नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, इसको कोई बंदर नहीं नुकसान पहुंचाएगा, कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, बैरिकेडिंग इसलिए करनी पड़ेगी कि जानवर इसके अंदर आके इसको तोड़े ना। जैसा हमारे पास एक बार बिलकीत का इंसिडेंस है कि हमारे यहाँ पर वाइल्ड बोर का एक बार अटैक हुआ था, उसके बाद ही हमने बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमने दूसरी तरीके से की, लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। और जहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड हैं वहां पर ऐसी बैरिकेडिंग की भी जरूरत नहीं होगी, घर बगल में ही है। यानी कि उत्तराखंड को इसके बारे में एक अपनी पॉलिसी फ्रेम करना पड़ेगा। पॉलिसी फ्रेम, जो पॉलिसी है वो एक्शन पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, तभी ये 2 साल में आप दूसरे जो राज्य हैं जो इसके अंदर आ चुके हैं उनको उनके साथ कंपीट कर सकते हैं और अपने को अग्रणी राज्य कह पाएंगे, क्योंकि आपका पहला प्रथम राज्य है जहां पर इसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखा गया था। अच्छा रवि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगली मुलाकात में फिर हम बिल्कुल निश्चित, और मैं भी अपनी पूरी तैयारी पे रहूंगा। जो आपने मांगा है उसके आंकड़ों के साथ मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।